नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून में। आज की हमारी कहानी है पंजा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। रात के सन्नाटे में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद की फीकी रोशनी गांव के सुनसान रास्तों पर बिखरी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक से भी ज्यादा डर लोगों के दिलों में था। गांव का नाम था रामगढ़। सदियों पुराना गांव, जहां पीढ़ियों से लोग रहे थे, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां कोई नहीं जाता था। गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली इतनी विशाल थी कि दूर से देखने पर लगता था जैसे कोई काला दैत्य अंधेरे में खड़ा हो। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा कैद है, कामिनी की आत्मा। लोग फुसफुसाकर कहते थे कि उसके हाथ में है एक खूनी पंजा, जिससे वो इंसानों को चीरकर रख देती है। दिन हो या रात, गांव वाले हवेली के रास्ते तक नहीं जाते। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता, उस तरफ मत जाना, वरना वो औरत तुम्हें उठा ले जाएगी। चाय की दुकानों पर बूढ़े किस्से सुनाते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आधी रात को हवेली की खिड़की से लाल आंखें चमक रही थीं। जब भी कोई उस हवेली में गया, कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। लोगों के चेहरों पर डर साफ झलकता था। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। टूटी खिड़कियां जिनसे हवा के साथ अजीब आवाजें आती, जाले और सूखी बेलें जो दीवारों से लटक रही थीं, टूटे दरवाजे जिनसे अंधेरा झांकता था। कभी कभी लगता था जैसे हवेली खुद जिंदा हो और अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। गांव में अक्सर अजीब घटनाएं होती। पास के कुएं से अचानक खून निकल आता। खेतों में काम करने वाले किसान कसम खाते कि उन्होंने रात में हवेली से औरत की चीखें सुनी हैं। कई बार लोगों को सड़कों पर एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, लेकिन जैसे ही कोई पास गया, वो गायब हो गई। लोग कहते थे कि इस सब की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब हवेली में एक लड़की कामिनी रहती थी। कामिनी सुंदर थी, लेकिन गांव का जमींदार और उसके साथी उस पर बुरी नजर रखते थे। एक दिन उन्होंने उसे हवेली में कैद कर लिया। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कहते हैं उसे जिंदा हवेली के तहखाने में गाड़ दिया गया। मरते वक्त उसने चीखकर श्राप दिया, मैं लौटूंगी और अपने खूनी पंजे से सबको मौत दूंगी। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक रात गांव का एक लड़का शिवम अपने दोस्तों से शर्त लगाकर हवेली में घुस गया। सब हंसते हुए बोले, जा, अगर सच में भूत है तो दिखा कर ला। शिवम ने हिम्मत दिखाई। हाथ में टॉर्च लेकर वो हवेली के भीतर गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिवम ने टॉर्च घुमाई तो उसने देखा, सामने दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम टू हेल। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह शिवम कभी नहीं मिला। सिर्फ उसकी फटी हुई कमीज हवेली के दरवाजे पर पड़ी थी और उसके पास जमीन पर पंजे के गहरे निशान थे। हवेली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर की शुरुआत तो कई साल पहले हुई थी, जब इस हवेली में रहती थी कामिनी। कामिनी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल, जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। लेकिन उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गांव का जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिन्हा उसकी सुंदरता से मोहित था। ठाकुर निर्दयी इंसान था, धन और ताकत के नशे में चूर। उसकी हवेली में दहशत का राज था। गांव वाले उससे डरते थे। कामिनी का परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदार। उसके पिता खेती से घर चलाते थे। कामिनी हर रोज खेतों में काम करने जाती और यही बात ठाकुर की नजर में चढ़ गई थी। एक दिन ठाकुर ने अपने नौकरों से कहा, वो लड़की मुझे चाहिए, चाहे जैसी भी कोशिश करनी पड़े। गांव वाले जानते थे ठाकुर का मतलब क्या है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। कामिनी अक्सर महसूस करती कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी खेतों में काम करते वक्त पेड़ों के पीछे से आंखें झांकती, कभी रात को उसके घर के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती, कभी अचानक दरवाजे पर लाल फूलों का गुलदस्ता रखा मिलता। वो डर जाती, लेकिन पिता को कुछ नहीं बताती। एक रात ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने कामिनी के घर पर दस्तक दी और कहा, ठाकुर साहब ने बुलाया है, तुम्हारे पिता के नाम कुछ जमीन लिखनी है। कामिनी अनजान थी। उसने सोचा शायद कोई मदद करने आया है। वह हवेली पहुंची। हवेली सुनसान थी, लेकिन मोमबत्तियों से रोशन। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर ठाकुर खड़ा था, हाथ में शराब का गिलास और आंखों में हवस। स्वागत है कामिनी,
आज से तुम मेरी हो। कामिनी पीछे हटने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कहा, मुझे जाने दो वरना भगवान तुम्हें सजा देंगे। लेकिन ठाकुर और उसके आदमी उस पर टूट पड़े। पूरी हवेली कामिनी की चीखों से गूंज उठी, बचाओ, कोई है, मुझे छोड़ दो। लेकिन हवेली की मोटी दीवारों के बीच उसकी आवाज कैद हो गई। घंटों तक उसके साथ जुल्म हुआ और जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, ठाकुर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसको जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं, इसे यहीं खत्म करो। आदमियों ने उसे हवेली के तहखाने में घसीटा। जमीन में गड्ढा खोदा गया। आधी जिंदा कामिनी को उसमें गाड़ दिया गया। मरने से पहले उसने आंखें खोली, खून से सना चेहरा उठाया और चिल्लाई, मैं लौटूंगी, तुम सबको खत्म कर दूंगी, मेरे पंजे से मौत बरसेगी, यह हवेली अब शापित है, हमेशा के लिए। उसकी चीख हवेली की दीवारों में कैद हो गई। तहखाने की जमीन हिलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। खिड़कियों से खून टपकने लगा। ठाकुर और उसके आदमी घबरा गए। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को जंजीरों की खनक सुनाई देती, औरत की रोने की आवाज आती, कभी कोई अदृश्य हाथ गला दबा देता। धीरे धीरे ठाकुर का पूरा परिवार मौत के घाट उतर गया। गांव वाले कहते हैं, कामिनी की आत्मा आज भी हवेली में कैद है। उसके हाथ में है खूनी पंजा, जिससे वो अपने शिकार का सीना चीर देती है, और जो भी उस हवेली में जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। कामिनी की मौत के बाद हवेली का चेहरा ही बदल गया। कभी जहां संगीत, नाच गाना और मेहमानों की आवाजाही रहती थी, वहां अब सिर्फ मौत की गंध फैल गई थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा ऐसे सीटी बजाती मानो किसी की कराह निकल रही हो। छत से लटकते जालों में चमगादड़ पलते तखाने से आती थी हवा हड्डियों तक कंपा देती थी। गांव वाले दिन के उजाले में भी उस रास्ते से निकलने से डरते। कहानी सिर्फ हवेली तक ही सीमित नहीं रही। गांव में भी लोगों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात को खेतों में काम करने वालों ने औरत की हंसी सुनी। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में लंबी बालों वाली औरत को कुएं के पास से देखा। कई लोग अचानक बीमार पड़ गए, जैसे किसी ने उनकी आत्मा चूस ली हो। गांव की औरतें आपस में नाफुसी करती। ये सब उस हवेली का श्राप है। कामिनी मरी नहीं, उसका बदला शुरू हो चुका है। एक रात गांव का नौजवान रमेश दोस्तों के साथ शराब पीकर हवेली के पास गया। नशे में उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अगर सच में भूत है तो आकर मुझे पकड़ ले। गांव वाले कहते हैं कि उसी रात रमेश गायब हो गया। सुबह उसकी लाश तालाब में मिली। उसका चेहरा नोचा हुआ था और सीने पर पंजों के गहरे निशान। लोगों ने दहशत में कहना शुरू कर दिया, यह कामिनी का खूनी पंजा है, अब वो जाग चुकी है। गांव के बुजुर्गों ने तांत्रिकों को बुलाया। मंत्रों से हवेली को बांधने की कोशिश हुई। चारों कोनों पर नींबू और लाल धागा बांधा गया, लेकिन हर बार हवेली की दीवारें कांप उठती है, खिड़कियां अपने आप खुल जाती और मंत्रोच्चारण बीच में ही टूट जाता। एक तांत्रिक ने डरते हुए कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे किसी साधारण मंत्र से नहीं रोका जा सकता। धीरे धीरे हवेली पूरी तरह वीरान हो गई। कोई वहां नहीं जाता, लेकिन अफवाहें कम नहीं हुई। कई लोग कहते तहखाने में रात को चूल्हा जलता है। किसी ने बताया उसने औरत को रोते हुए देखा है, आंखों से खून बहता हुआ। कोई कहता उसे नींद में अदृश्य हाथ गला दबाते महसूस हुए। गांव वाले मानते थे हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित श्राप है। समय बीता गया। सालों तक हवेली वैसे ही खड़ी रही, लेकिन किस्मत ने नया मोड़ लिया। शहर से कुछ लोग उस गांव में आए। उन्होंने कहा, हम हवेली खरीदकर इसे फिर से बनाने वाले हैं। गांव वाले डर गए। उन्होंने बहुत समझाया, उस हवेली में मत जाओ, वहां मौत रहती है। लेकिन शहर से आए लोग हंस पड़े। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब अंधविश्वास है। गांव के लोग चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना डर साफ छलक रहा था। शहर से आए परिवार ने हवेली में पहला दिन अच्छे से बिताया। हंसी मजाक, खाना, बातें, सब सामान्य। लेकिन रात होते ही हवेली का असली रूप सामने आया। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। दालान में अजीब साए घूमने लगे। बच्चों के कमरे में खिलौने अपने आप हिलने लगे। और ठीक आधी रात को तहखाने से किसी औरत की चीख गूंजी, मेरा खूनी पंजा। हवेली के बारे में गांव के लोग भले डरते थे, लेकिन शहर से आए संजीव मेहरा को यह सब बस अंधविश्वास लगता था। संजीव एक व्यवसायी था जिसे प्रॉपर्टी में निवेश करने का शौक था। जब उसे सस्ते दाम पर यह विशाल हवेली मिली तो उसने बिना सोचे समझे खरीद ली। उसकी पत्नी नैना, बेटी रीतू और छोटा बेटा अमन भी उसके साथ गांव आए। संजीव ने सबको भरोसा दिलाया, यह बस एक पुरानी हवेली है,
अब देखना, मैं इसे होटल में बदलकर लाखों कमाऊंगा। गांव वाले चुपचाप देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन संजीव की आंखों में सिर्फ लालच। मेहरा परिवार ने हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही धूल, जाले और टूटी दीवारों ने सबका स्वागत किया। नैना को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रीतू ने कहा, मम्मी, यहां बहुत अंधेरा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अमन उत्साहित था। वाह, कितनी बड़ी हवेली है, इसमें तो हम लुका छिपी खेल सकते हैं। संजीव ने सबको हिम्मत दिलाई। थोड़ा गंदा है, लेकिन साफ सफाई के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम गांव का बूढ़ा पुजारी पंडित हरिराम हवेली के गेट पर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यह हवेली इंसानों के रहने लायक नहीं है, इस घर में मौत रहती है। संजीव ने हंसकर जवाब दिया, पंडित जी, आपकी ये बातें शहर में मजाक लगती हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। पंडित हरिराम ने सिर झुका लिया और जाते जाते बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर आधी रात को औरत की चीख सुनाई दे तो समझ लेना वो लौट आई है। रात को मेहरा परिवार ने पहली बार हवेली में खाना खाया। मोमबत्तियों की रोशनी में सब ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बच्चे डरकर मां से चिपक गए। नैना बोली, देखा, मैंने कहा था इस घर में कुछ तो अजीब है। संजीव ने हंसते हुए कहा, यह सब बस बिजली और हवा का खेल है। आधी रात को रीतू की नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। उसने टॉर्च जलाई तो देखा, आईने में एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा सरा हुआ, लाल आंखें और हाथ में खून से सना पंजा। रीतू चीखी और टॉर्च गिरा दी। नैना दौड़कर आई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रीतू कांपती हुई बोली, मम्मी, मैंने देखा, वो औरत यहां थी। नैना डर गई, लेकिन संजीव ने उसे डांट दिया, बस अब और बकवास मत करो। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। संजीव ने मजदूर बुलाए, लेकिन कोई भी हवेली में काम करने तैयार नहीं हुआ। एक मजदूर ने डरते हुए कहा, साहब, इस घर में काम करने वाले कभी जिंदा नहीं लौटते। मजबूरी में संजीव ने अपने परिवार के साथ ही सफाई शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे वे तहखाने के पास पहुंचे, वहां से बदबू आने लगी। अमन ने कहा, पापा, लगता है यहां किसी ने कुछ गाड़ा हुआ है। नैना ने घबराकर रोक दिया, नहीं, इस तहखाने को मत छेड़ो। रात होते ही फिर से हवेली बदल गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। दालान में काले साए घूमते दिखे और सीढ़ियों पर खून के धब्बे उभर आए। बिल्कुल आधी रात को तहखाने से औरत की कराह निकल रही थी, मेरा बदला, मेरा खूनी पंजा। मेहरा परिवार की रूह कांप गई। मेहरा परिवार की पहली रात हवेली में बीत रही थी। रीतू और अमन डर के मारे बिस्तर में चिपके हुए थे। नैना ने कई बार कहा, यह घर बहुत अजीब है, यहां कुछ तो गड़बड़ है। संजीव ने हंसते हुए कहा, बस ये सब पुरानी हवेली की आवाजें हैं। लेकिन आधी रात के समय हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। अमन ने देखा कि उसके खिलौने अपने आप हिल रहे हैं। रीतू के कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और ठंडी हवा आई। नैना ने महसूस किया कि कोई उसके बाल खींच रहा है। तभी तहखाने से अचानक चीख गूंजी, मेरा पंजा, अब कोई नहीं बचेगा। संजीव ने महसूस किया कि यह कोई मजाक नहीं। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अमन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसके बिस्तर के पास से किसी ने पंजा निकाला और उसका गद्दा फाड़ दिया। अमन चीखा, मम्मी, पापा, मदद। नैना और संजीव दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक खून के धब्बे कमरे के फर्श पर थे। परिवार का विश्वास टूटने लगा। संजीव को अब समझ आया कि हवेली में सिर्फ पुराना खंडहर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा है। नैना रोते हुए बोली, हमें यहां से तुरंत भागना होगा। रीतू और अमन पूरी रात कांपते रहे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता जैसे बंद हो गया हो। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन रात को परिवार ने तय किया कि तहखाने में झांकेंगे। तहखाने में कदम रखते ही ठंडी हवा के साथ खून की बदबू आई। दीवारों पर खून से निशान उभर आए, जैसे किसी ने पंजा घोंप दिया हो। हवेली की दीवारें कांप रही थीं और कहीं से तेज फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मेरी नींद में हाथ क्यों डाला? परिवार अब पूरी तरह डर चुका था। संजीव ने महसूस किया कि यह आत्मा केवल कामिनी की नहीं, बल्कि उसके श्राप का प्रतीक है। तहखाने के एक कोने में खून से सना पंजा उभर आया। रीतू ने चिल्लाया, देखो वो पंजा, वो हिल रहा है। नैना ने बच्चों को पकड़कर पीछे खींचा। संजीव अब समझ गया कि आत्मा की शक्ति वास्तविक है। रात भर परिवार डर के मारे बिस्तर में कांपता रहा। अमन बार बार चीख रहा था। रीतू ने देखा कि आईने में एक औरत खड़ी है, आधा चेहरा जला हुआ, लाल आंखें और हाथ में पंजा।
नैना ने भी महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ी तो कोई नहीं था। संजीव ने अब स्वीकार किया, हवेली में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, यहां मौत रहती है। मेहरा परिवार की तीसरी रात हवेली में थी। सभी थके हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक तहखाने से खून की बदबू फैली और दीवारों पर लाल धब्बे उभर आए। रीतू ने चिल्लाया, मम्मी देखा आपने, वो पंजा, वो हिल रहा है। नैना ने बच्चों को पकड़कर पास रखा। संजीव अब पूरी तरह डर चुका था। तहखाने के अंधेरे कोने में अचानक कामिनी का रूप सामने आया। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती, हाथ में खून से सना पंजा। उसने गरजते हुए कहा, मेरे पंजे से अब कोई नहीं बचेगा। परिवार कांप गया। अमन की चीख हवेली में गूंजी। रीतू ने देखा कि पंजा अपने आप हिल रहा है और धीरे धीरे संजीव की ओर बढ़ रहा है। संजीव ने पंजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंजा तेजी से उसके हाथ में घुसा और उसके कंधे पर गहरी खरोंच छोड़ गई। संजीव दर्द से गिर पड़ा। रात के अंधेरे में पंजा संजीव के सीने पर गिरा और उसका खून फैल गया। परिवार पूरी तरह आतंकित था। नैना रोते हुए बोली, हमें भागना होगा, यहां से निकलो। लेकिन जैसे हवेली ने दरवाजे बंद कर दिए हो, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ घंटे में हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। अमन अचानक गायब हो गया। रीतू की चीख सुनाई दी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं। नैना ने महसूस किया कि किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया है और खींच लिया है। हवेली में हर कदम पर खून के निशान उभरते रहे। दीवारों से धुंध बाहर निकलती और पंजा हर कमरे में दिखाई देता। कामिनी की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। संजीव अब समझ चुका था कि यह आत्मा केवल भूत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली श्राप का प्रतीक है। नैना पूरी तरह टूट गई, रोते हुए बार बार कह रही थी, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। परिवार अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन हवेली का पंजा हर तरफ दिखाई दे रहा था और कोई भी सुरक्षित नहीं था। रात के अंतिम दिन में पंजा तहखाने से ऊपर आया। कामिनी की आत्मा अपने पूरे रूप में सामने थी। लाल आंखें, आधा चेहरा जल चुका, हाथ में खून से सना पंजा, गरजती आवाज, अब कोई नहीं बच सकता। परिवार अब पूरी तरह भयभीत था। संजीव ने कोशिश की कि पंजे से लड़ सके, लेकिन पंजा अदृश्य शक्ति से उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेहरा परिवार की हालत अब बद से बदतर थी। रीतू और अमन गायब, संजीव गंभीर रूप से घायल, नैना पूरी तरह टूट चुकी। गांव वाले सुनकर डर गए और तय किया कि इस श्राप से निपटने के लिए पंडित हरिराम को बुलाया जाए। पंडित हरिराम हवेली पहुंचा। उसने हवेली की चारों ओर तांत्रिक मंत्र और लाल धागे बंधे। वह बोला, इस आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी है, हमें पूरी तैयारी के साथ लड़ना होगा। तांत्रिक ने परिवार को सिखाया कि कैसे आत्मा की शक्ति को कम किया जा सकता है। लाल माला और मंत्र का प्रयोग, तहखाने के चारों कोनों पर नींबू और पवित्र जल, आग और धुआं फैलाने की योजना। परिवार अब तैयार था, लेकिन डर अब भी उनके चेहरे पर साफ था। पंडित हरिराम ने कहा, आत्मा केवल तब कमजोर होगी जब उसे उसकी मृत्यु दिन की जगह पर ही रोकेंगे। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, हवेली बदल गई। दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। तहखाने से लगातार चीख और पंजा हर कमरे में दिखाई देने लगा। तांत्रिक ने परिवार को चेताया, अगर डरोगे, आत्मा तुम्हें तुरंत पकड़ लेगी। परिवार ने आंखें बंद करके मंत्रों की तैयारी शुरू की। अचानक तहखाने से कामिनी की आत्मा और उसका खूनी पंजा सामने आया। चेहरा आधा जला हुआ, लाल आंखें अंगारों जैसी चमक रही, हाथ में खून से सना पंजा। आत्मा गर्जती है, मेरे पंजे से अब कोई नहीं बचेगा। संजीव ने हाथ बढ़ाया, लेकिन पंजा अदृश्य शक्ति से उसकी ओर बढ़ रहा था। रीतू और अमन की चिल्लाने की आवाज हवेली में गूंज उठी, परंतु वे अभी भी गायब थे। पंडित हरिराम ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें कांप रही थी, खून के निशान हिल रहे थे। पंजा हवा में घूमने लगा। कामिनी की आत्मा ने पंजे से हमला किया। संजीव ने बच्चों को पकड़कर पीछे खींचा। नैना ने मंत्रों के साथ आग और जल का प्रयोग किया। हवेली में धुआं और आग फैल गई। आत्मा गिरते हुए तहखाने में वापस खिंच गई। पंडित हरिराम और परिवार ने मिलकर आत्मा पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। पंजा बार बार हवा में हिलता, दीवारों से खून टपकता। कामिनी की चीख हवेली में गूंजती। परिवार हौसला टूटान, हर मंत्र और उपाय के साथ कमजोर होती गई। पंडित हरिराम ने हवेली के तहखाने में कदम रखा। तहखाने की दीवारें पुराने खून और तांत्रिक चिन्हों से भरी हुई थीं। वहां पर कई साल पहले कामिनी के साथ जो अत्याचार हुआ था, उसके निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पंडित ने धीरे से कहा, यह हवेली सिर्फ मकान नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली श्राप का केंद्र है।
कामिनी की आत्मा अपने बदले के लिए हर चीज से जुड़ी हुई है। अचानक तहखाने के अंधेरे कोने से लाल आंखों वाला चेहरा प्रकट हुआ। आधा चेहरा जला हुआ, हाथ में खून से सना पंजा, गर्जती आवाज, तुमने मेरी नींद में हाथ डाला, अब भुगतोगे। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीवारें कांपने लगी, खून टपने लगा, पंजा हवा में घूमकर हमला करने लगा। संजीव ने परिवार को पीछे खींचा, लेकिन पंजा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पंडित हरिराम ने तहखाने के चारों कोनों में आग और पवित्र जल का प्रयोग किया। आत्मा को अपने स्थान पर रोकने की कोशिश की। परिवार ने मंत्रों का साथ दिया। आत्मा बार बार पंजा घुमाती, दीवारों से खून की धारियां उड़ती। रीतू और अमन की आवाजें हवेली में गूंज रही थीं। परिवार डर के बावजूद लड़ता रहा। मंत्रों और पवित्र जल के प्रभाव से आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पंजा हवा में अटक गया। चीखें धीरे धीरे शांत हुईं। पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तहखाने की चारों दीवारों पर नींबू और लाल धागा बांध दिए। कामिनी की आत्मा तेज रोशनी में गायब हो गई। पंजा फर्श पर गिरा और धीरे धीरे धुआं बनकर हवेली से बाहर निकल गया। परिवार ने राहत की सांस ली। रीतू और अमन वापस आए। नैना और संजीव ने एक दूसरे को गले लगाया। पंडित हरिराम ने कहा, आत्मा यहां से नहीं जाएगी, लेकिन अब यह सुरक्षित रूप से कैद है। कोई इसे मुक्त नहीं कर सकता। हवेली अब खंडहर में बदल गई, लेकिन गांव वाले जानते थे कि शापित हवेली में अब भी रहस्य छुपा है। आखिरी सीन में तहखाने से खून के धब्बों के बीच पंजा हल्का हिलता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, द एंड और मे बी द बिगिनिंग। मेहरा परिवार के पास अब भी डर का कोई अंत नहीं था। पंडित हरिराम ने अपने मंत्रों के साथ पूरी हवेली में सुरक्षा का जाल बिछाया था, लेकिन कुछ कमजोर स्थान अब भी मौजूद थे। दीवारों से अचानक खून टपकता, कमरे अपने आप बदलते, तहखाने से पंजे की हल्की आवाज। परिवार अब समझ गया कि केवल आधी रात की तैयारी ही नहीं, बल्कि पूरी रात की सतर्कता जरूरी है। अगली रात एक मजदूर जो सफाई के लिए आया था, अचानक गायब हो गया। उसकी चीख हवेली में गूंजी। खोजने पर तहखाने में केवल खून के निशान मिले। पंजा जैसे हवा में घूमता हुआ दिखा। परिवार का डर चरम पर था। नैना बार बार रोती और कहती, हम मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। हर कमरे में पंजा अलग अलग रूप में प्रकट होता। कभी दीवार में घुसा, कभी हवा में घूमता, कभी छत से टकराकर नीचे गिरता। रीतू और अमन अब पूरी रात जागते रहते। संजीव ने महसूस किया कि आत्मा खेल रही है और उसका श्राप हर कदम पर हमला कर रहा है। पंडित हरिराम ने बताया, कामिनी केवल श्रापित आत्मा नहीं है, उसकी मौत और अत्याचार हवेली में इतनी गहरी छप गए कि उसका पंजा हर पीढ़ी के अपराधियों को ढूंढ लेता है। गांव वालों ने कहा, जो भी हवेली में आता है उसे पकड़कर उसकी आत्मा को शापित करने का काम कामिनी करती है। पंडित हरिराम ने परिवार को स्पष्ट चेतावनी दी, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो केवल बुद्धि और साहस से ही तुम बच सकते हो। पंजे का सामना डर के बिना करना होगा। मेरा परिवार अब पूरी तरह थका हुआ और भयभीत था। रीतू और अमन बार बार चीख रहे थे। नैना रो रो कर थक चुकी थी। संजीव गंभीर रूप से डर और चोटों से जूझ रहा था। हवेली की दीवारें अब जीवित लग रही थीं। हर कदम पर खून टपकता, अजीब आवाजें आती। कामिनी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। लाल आंखें, आधा जला हुआ चेहरा खून से सना पंजा हवा में हमें घूमता और हर कमरे में दिखाई देता। परिवार ने महसूस किया कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। संजय ने बच्चों को पकड़कर पीछे खींचा। नैना मंत्रों के साथ पंडित हरिराम की मदद कर रही थी। तू और अमन अपने डर को दबाकर अपने माता पिता के पास खड़े। पंजा बार बार हमला कर रहा था। दीवारों से खून की धारियां फैल रही थी। परिवार को हर कदम सोच समझ कर पड़ रहा था। आधी रात में पंजा सीधे संजय की ओर बढ़ा। पंडित हरिराम ने जोर से मंत्र पढ़े। पंजा हवा में अटक गया। दीवारें थी, चीखें हवेली में गोही थी। परिवार ने पूरी ताकत लगाई। नैना ने आग और जल का प्रयोग किया। रीतू और अमन मंत्रों में हाथ मिलाया। संजय ने पंजे को पकड़ने की कोशिश की। ध्यान और साहस से परिवार ने कामिनी की आत्मा को तहखाने में रोका। पंजा धीरे धीरे फर्श पर गिरा। चीखें कम होती गई। हवेली का अंधेरा हल्का हुआ। अब पंडित हरिराम ने अंतिम मंत्र पढ़ा और चारों कोनों में नींबू और लाल धागा बांध दिए। रिवार ने राहत की सांस ली। रीतू और अमन सुरक्षित। नैना और संजय ने एक दूसरे को गले लगाया। हवेली अब खंडहर थी, लेकिन आत्मा को पकड़कर रखा गया था। पंडित ने कहा, आत्मा अब कैद है, लेकिन हवेली में रहस्य हमेशा रहेगा। पंडित हरिराम ने परिवार को पूरी तरह सतर्क रहने के लिए कहा। हर कमरे को मंत्र और पवित्र जल से बंद किया गया। तहखाने में कामिनी की आत्मा पूरी तरह कैद करने की तवेले जीवित लग रही थी।
खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं, दीवारों से खून टपकर हाथा पंजाबा में घूम रहा था। कामिनी की आत्मा ने पंजा सीधे संजय की ओर घुमाया। पंजा तेजी से कमरे में घूमता, दीवारों से खून की धारियां फैलती, आत्मा की चीख हवेली में गूंज रही थी। परिवार ने मिलकर मुकाबला। पंडित हरिराम ने मंत्र पढ़े, नैना ने आग और पवित्र जल का प्रयोग किया, रीतू और अमन ने साहस दिखाते हुए पंजे को रोकने में मदद की। पंडित हरिराम ने पूरे तहखाने में मंत्र का जाल बिछाया। चारों कोनों में नींबू और लाल धागा। पंजा अब हर तरफ फंस गया। आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कामिनी की आत्मा गरजती हुई अंतिम चीख छोड़ती है, तुमने मुझे बंद किया, लेकिन मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। ध्यान और मंत्रों की शक्ति से आत्मा आखिरकार तहखाने में फंस गई। पंजा धीरे धीरे फर्श पर गिरा, चीखें कम होती गई। हवेली का अंधेरा हल्का हुआ। परिवार ने राहत की सांस ली। रीतू और अमन सुरक्षित, नैना और संजय ने एक दूसरे को गले लगाया। पंडित हरिराम ने कहा, आत्मा अब कैद है, लेकिन हवेली का रहस्य हमेशा बनेगा। परिवार अब सुरक्षित था, लेकिन हवेली अब भी खंडहर में खड़ी थी। गांव वाले अब भी वहां जाने से डरते थे। हवेली की दीवारों में पंजे के निशान अब भी दिखाई देते थे। पंडित हरिराम ने चेतावनी दी, कभी भी किसी भी व्यक्ति को हवेली में अकेला जाने का साहस नहीं करना चाहिए। परिवार ने तहखाने में अंतिम मंत्र पढ़कर आत्मा को कैद कर दिया था। संजय, नैना, रीतू और अमन ने राहत की सांस ली। हवेली का अंधेरा हल्का हुआ, खिड़कियां स्थिर हो गई, दीवारों से खून टपकना बंद हुआ। लेकिन पंडित हरिराम ने चेतावनी दी, शांति अस्थायी है, यह हवेली हमेशा रहस्य और शक्ति का केंद्र रहेगी। परिवार गांव लौट आया। लोग सुरक्षित देखकर खुश हुए। परिवार ने कहानी साझा की। गांव में फिर कभी किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन रात को गांव के चारों ओर हवेली की ओर से धुंध और हल्की चीखें आने लगीं। कोई देख नहीं पाया, लेकिन हवा में खून की बदबू और पंजे की हल्की छाया महसूस हुई। सालों बाद गांव में नया परिवार हवेली के पास आया। वे पुरानी हवेली को खरीदकर होटल बनाने का विचार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम रखा, दीवारों में पंजा हल्का सा हिल गया। लाल आंखें कुछ क्षण के लिए चमकी, हवा में हल्की चीख गूंजी। स्क्रीन या पाठ में लिखा आता है, पंजा कभी नहीं गया, यह प्रतीक्षा करता है। सभी समझ गए, हवेली का श्राप हमेशा जीवित रहेगा। कामिनी की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका पंजा हमेशा किसी नए शिकार का इंतजार करेगा। परिवार सुरक्षित था, लेकिन डर और रहस्य हवेली में हमेशा रहेगा। पाठक के मन में यह सवाल रहता है, क्या कोई अगले व्यक्ति भी बच पाएगा? तो दोस्तों, यह थी उस शापित हवेली और खूनी पंजे की डरावनी कहानी। कामिनी की आत्मा और उसका खौफनाक पंजा अब भी हवेली में कैद है, लेकिन उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ कहानी थी, तो याद रखें, ऐसी हवेलियां और आत्माएं हमेशा हमारे आसपास छुपी हो सकती हैं। जो भी इस हवेली के करीब जाएगा, उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि खूनी पंजा हर शिकार का इंतजार करता है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रोमांचक लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आखिरी सवाल, क्या आप इस हवेली की रहस्यमयी शक्ति का सामना कर सकते हैं?